देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने आरएनए के बारे में पढ़ा था। आरएनए जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और होता है एमआरएनए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। तो पिछले क्लास में हमने सेंट्रल डोग्मा बताया था, जिसमें हमने क्या किया था, डीएनए से आरएनए बनाया था और यही आरएनए प्रोटीन बना देती है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह डीएनए से आरएनए बनाना, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनाएंगे और आरएनए प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन वैसा ही काम करता है जो इसमें डीएनए में लिखा हुआ है। सबसे पहले डीएनए आरएनए का निर्माण करती है। देखो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है डीएनए क्या करता है, कॉपी करता है, कॉपी बनाता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इन फॉर्म ऑफ आरएनए। इसका कॉपी ही है आरएनए। जैसा इसमें लिखा हुआ है वही चीज इसमें लिखा होगा और वही चीज इसमें लिखा होगा, फिर ये काम करेगा जो डीएनए में लिखा हुआ है। लास्ट में डीएनए को प्रोटीन ही बनाना है। तो डीएनए में जो जो लिखा हुआ है उसका कॉपी होगा आरएनए के फॉर्म में, वही कॉपी है। कॉपी में बस वही अंतर होता है, बस डीएनए में थाइमीन होता है, थाइमीन के जगह आरएनए में यूरासिल हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो डीएनए में होता है वही नाइट्रोजन बेस आरएनए में भी होगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कैसा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जी है तो इसमें सी आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो। हमने रिप्लिकेशन में पढ़ा था डीएनए से डीएनए का बनाना डीएनए रिप्लिकेशन कहलाता है। यहां पर भी हमने देखा था कि डीएनए से जो डीएनए बन रहा है वह कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग समझते हो, प्यूरिन के जगह पे पायरिमिडीन, पी जी है तो ए आएगा, सी है तो जी आएगा, ए है तो टी आएगा, ए से टी आएगा, जी से सी आएगा। यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो होगा। आप लोग जानते हो, हम लोग उस्ताद हैं बनाने में, ए के जगह टी, जी के जगह सी, तो वही ये बनाएंगे। फिर आरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनाएंगे। तो आरएनए जो हम लोग बनाएंगे वह यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में थोड़ा अलग अलग होता है, थोड़ा सा, बट कंसेप्ट वही होता है, दोनों में काम वही होगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा दोनों में क्या है, अलग है। आपको बताया था आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वह प्रोकैरियोट का दिया हुआ है, प्रोकैरियोट को। तो पहला हेडिंग हम लोग करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन मतलब अगर बोलचाल की भाषा में देखें, फॉर्मेशन ऑफ आर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब होता है कि किसी चीज के द्वारा कुछ और बनना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखो आप लोग मेला वगैरह में जाते होंगे तो उसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको कुछ लिखा हुआ होता है, उसमें मेहंदी लगा देते हैं, उसको मेहंदी में डाल करके आपके हाथ में डालते हैं, तो उसमें जो लिखा हुआ आपके हाथ में आ गया। वही चीज यहाँ पर भी है। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना लकड़ी का, उसको बोलते हैं टेम्पलेट, उसी से सटा देते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है भाई? डेफिनेशन, द प्रोसेस of formation of RNA from DNA टेम्पलेट। टेम्पलेट कहना जरूरी है, ठीक है। या फिर इसका एक और परिभाषा होगा जो कि बहुत सुंदर है, एनसीईआरटी ने लिखा है, बहुत अच्छा परिभाषा लिखा हुआ है। तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू RNA। The process of copying genetical information
फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। तो बच्चा को दिखाना होगा तो ये डाल देंगे हम डायरेक्ट, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक चीज देखिए आप, नहीं, डीएनए में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कॉपी होके कहां जा रहा है, आरएनए में जा रहा है। नहीं, फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट टू आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बनाना है, बनता है कहां से, फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, इसका ये मतलब है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के बाद, ट्रांसक्रिप्शन में अगर देखा जाए दो तीन बातें देखो। सबसे पहली बात, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, उसमें से एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा, मतलब एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेगा, दूसरा स्ट्रैंड ऐसे ही रहेगा। जबकि डीएनए रिप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड में डीएनए बनता था, यहां क्या होगा, एक ही स्ट्रैंड में, है ना। one DNA strand involve in ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, मतलब एक ही डीएनए से, हाँ अभी उसी पे चल रहा है, पहले ये समझ में आया, एक ही स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड। दूसरी बात कि दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, खाली रहेगा, एक ही स्ट्रैंड में ये बनना होता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर दोनों स्ट्रैंड में आरएनए बनता तो क्या प्रॉब्लम था, या एक ही स्ट्रैंड में आरएनए क्यों बनता है, दोनों में क्यों नहीं बनता। तो उसका रीजन क्या है, अगर हम दोनों स्ट्रैंड में आरएनए बनाए इस तरह से, इसमें भी बना दिया और इसमें भी बना दिया, अगर क्या हो जाएगा ये, फिर आरएनए जब ये बाहर आएगा तो ये आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, क्या हो जाएगा, जबकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिज्म में। वायरस को छोड़ दीजिए, रियो वायरस को छोड़ दीजिए, वायरस ऐसे भी एक्सेप्शन है, लेकिन हमारे जीवों में अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो वो क्या होता है, अनडिजायरेबल होता है, वो फिर क्या होता है, अपने आप डीजनरेट हो जाता है, उससे फिर प्रोटीन बनने वाला नहीं है। हम आरएनए किस लिए बना रहे हैं, प्रोटीन बनाना है, हमें क्या बनाना है, डीएनए से प्रोटीन का निर्माण करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है यहां पर, what will happen when both strands of DNA involve in ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का परिभाषा सबको दिमाग में है ना, आरएनए बनाना। तो इसका क्या कारण है, क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, जब दोनों स्ट्रैंड डीएनए में अगर आरएनए बन रहा है तो आरएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड, जो कि अनडिजायरेबल हो जाएगा और डीजनरेट हो जाएगा, वो जेनेटिकल मैकेनिज्म ही वहां पर खत्म हो जाएगा, है ना। If both strands of DNA involve in transcription, then double-stranded RNA form, है ना, which is undesirable, है ना, विच इज क्या होता है, अनडिजायरेबल, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनना चाहिए, और यह प्रोटीन भी नहीं बना पाएगा और डीएनए एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। तो फायदा क्या हुआ, इसीलिए कभी भी नहीं बनता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम,
ये हमने बना लिया, ये हमने डीएनए बना लिया, ये हमने डीएनए बना लिया। ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। ये क्या होगा 5' एंड और ये क्या होगा 3' एंड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, तो यहां पर किसी एक डीएनए पर आरएनए बनता है। ठीक है, आरएनए बनने का जो डायरेक्शन होता है वह 5' टू 3' होता है। कैसा होता है? डीएनए बनने का भी वही था, डीएनए रिप्लिकेशन में 5' टू 3'। आरएनए भी क्या बनेगा 5' टू 3'। तो एक को मान लेते हैं, समझ रहे हो? ये बन गया आपका आरएनए। इसका डायरेक्शन क्या होगा 5' टू 3'। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जिस डीएनए पे आरएनए बनता है उसको कहा जाता है टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको? और जिस पे आरएनए नहीं बनता है उसे क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या फॉलो हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इस पर जो लिखा रहेगा नाइट्रोजन बेस उसका उल्टा बनेगा, प्यूरिन से पायरिमिडिन में जुड़ेगा। इन ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो मीन्स प्यूरिन में कौन होता है? जी और ए। प्यूरिन बाइंड विथ पायरिमिडिन। पायरिमिडिन आप लोग जानते हो कट, यही होता है ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो होता है। तो यहां पर भी थोड़ा हम लोग फॉलो करवा सकते हैं, कोई दिक्कत? यहां पे हम लोग अपने तरीके से इसको फॉलो करवा देंगे। अपने मन से लिखते हैं जो आपको जरूरत होगी। ये डीएनए है, ATGC, ए लिख दिया। क्लियर? और यहां पे आप लोग ऑटोमेटिक जानते हो क्या बनेगा, ए के जगह पे ए बन जाएगा, C, G और T। ये आप लोग समझ गए। अब हमें आरएनए बीच में डालना है। कहां डालना है? आरएनए डालना है। तो यहां पर हमने ये आरएनए डाल दिया, ये आरएनए हमने डाल दिया 5' टू 3'। इसका डायरेक्शन लिखेंगे अभी। ठीक है, अब बताओगे आप, है ना? अब आप लोग बताओगे यहां पे क्या आएगा, क्या आना चाहिए? अब इससे बन रहा है ना कॉम्प्लीमेंट्री, आप लोग जानते हैं प्यूरिन से ए से क्या जुड़ना चाहिए? टी जुड़ना चाहिए। लेकिन ये है क्या? आरएनए में टी नहीं होता है। तो क्या डालोगे टी के जगह पे? यू। क्या डालोगे? यू। टी के जगह पे क्या आता है? ए होता है तो ए डाल देंगे। जी के जगह पे, सी के जगह पे, ए के जगह पे, ए के जगह पे यू हो जाएगा। टी तो होता नहीं है आरएनए में। तो यहां पर आप लोग क्या देखोगे कि यहां पर ए से कौन जुड़ता है? यू, है ना? ए से क्या जुड़ता है? यू। ठीक है, और टी से कौन जुड़ता है? ए जुड़ता है। इसको ध्यान में रखोगे। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए, लेकिन ये जो स्ट्रैंड है नॉन टेम्पलेट डीएनए का, दूसरा वाला धागा इसके क्या दिख रहा है आपको? आइडेंटिकल।
कैसा दिख रहा है? आइडेंटिकल। सी के जगह पे सी, जी के जगह पे जी। हाँ, टी के जगह पे यू भले आ रहा है ना, लेकिन सारा का सारा तो उसी के जैसा है। तो इसको आप जनरली क्या बोल सकते हो? आइडेंटिकल। क्या बोल सकते हो? मतलब जो आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के क्या होगा? कंप्लीमेंट्री। क्या होगा? कंप्लीमेंट्री। बट नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या होगा? आइडेंटिकल। क्या कोई दिक्कत? तो यहां लिख सकते हैं, इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री RNA is complementary to टेम्पलेट स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड है? बट देखो, इसको जनरली लिखा जाता है, जनरली, क्योंकि टी के जगह पे यू आए, लेकिन हम कह सकते हैं जनरली आइडेंटिकल टू नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस बात को आप लोग सभी लोग जाने, कोई बड़ा बात नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? कि एक ही स्ट्रैंड में बनेगा, जिस स्ट्रैंड में डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, जिस स्ट्रैंड में बनेगा टेम्पलेट और जिसमें नहीं बनेगा नॉन टेम्पलेट। ठीक है, जो आरएनए बनेगा इसके द्वारा बनेगा। ठीक है, तो आरएनए जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके, है ना, और इसके लगभग आइडेंट। इतना तक बताएं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां पर हम लोग एक नीट में आया क्वेश्चन कर लेंगे, तो उससे हमारा कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। इफ वन स्ट्रैंड, देखो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिख रहा है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस दिया हुआ है आपको डीएनए का, है ना। एज क्या दिया हुआ भाई? ATCTG what would be the complementary RNA strand sequence। क्वेश्चन समझ में आ गया? आरएनए का सीक्वेंस आपसे पूछ रहा है और ऑप्शन भी दिया हुआ है। मतलब आरएनए में क्या होगा? नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। बनाओ, बन गया ना। ए के जगह पे क्या आ जाएगा? यू, टी के जगह पे सी के जगह पे जी, टी के जगह पे जी के जगह पे सी, ये हो जाए। यही क्वेश्चन आता है बार बार। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सीक्वेंस ऑफ नॉन टेम्पलेट डीएनए। बनाओ इसको। नॉन टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा? किसके सेम रहेगा? इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ये अलग से पूछ रहे हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है, ये उसी का था। इसमें बताओ, बिना कॉपी कलम का नहीं बनाइए। हाँ हाँ, सही है। ये हो गया ATCTG। ठीक है, इधर भी होगा ना, तो इसी से हम लोग बना लेंगे। इसी का तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नॉन टेम्पलेट होगा कि नहीं? तो आ जाएगा, है ना। हाँ, यही समझना है। ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है, ये भी डीएनए का स्ट्रैंड है। ए के जगह पे यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। वो आरएनए के लिए है। वो किसके लिए है?
आरएनए के लिए आपसे पूछ रहा है कि नॉन टेम्पलेट डीएनए जो हम लोग पहले से जानते हैं, ए के जगह पे क्या होगा, टी हो जाएगा। हाँ, ए के जगह पे टी, यहाँ ये अब आसान है ना, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। और आरएनए क्या बनाए हम लोग, ये जो क्वेश्चन है इसमें ए के जगह पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ये याद रखना, बस यही है, उसके अलावा पूरा आसान आता है क्वेश्चन। टी के जगह पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ये आसान है, टी के जगह पे ए आ जाएगा, जी के जगह पे सी आ जाएगा। ये हो गया आरएनए, एमआरएनए इसको कहा जाता है ना। ये टेम्पलेट और ये नॉन टेम्पलेट हो गया, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि हाँ, ठीक है, इसको हम लोग समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री रूप में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, दो बातें समझ गए हम लोग। उसके अलावा अगला जो पॉइंट हमने बताया था, टेम्पलेट जो स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का, उसका पोलैरिटी होगा 3' to 5', और जो आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन 5' to 3', जो कि यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है। आरएनए बनेगा कैसा, 5' to 3', टेम्पलेट का क्या होगा, 3' to 5', इसका डायरेक्शन ये होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, है ना, ठीक है। पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब होता है डायरेक्शन। पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, देखो टेम्पलेट डीएनए नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैंड, क्योंकि दो को धागा है डीएनए का, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होगा, 3' to 5', 3' to 5'। पोलैरिटी ऑफ न्यू आरएनए है ना, क्या हो जाएगा, 5' to 3'। ये आपसे पूछेगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझ गए। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या चाहिए। ये कुछ बातें हम लोग समझ गए, है ना, डायरेक्शन वगैरह समझ गए, कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए। अब क्या क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो उसके लिए 3 जो यूनिट है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये है आपका डीएनए, ठीक है। 3', 5', 5', 3'। अब हमें ये देखना है कि जब इस पे आरएनए बनेगा तो डीएनए पे क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने का जगह होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने का भी जगह होना चाहिए। समझ रहे बात को। तो इसलिए डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, मान लो इसको टेम्पलेट मान लिया, इसको मान लिया
टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसको नॉन टेम्पलेट। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे 3 पार्ट होना चाहिए। एक होना चाहिए प्रमोटर। प्रमोटर जो होता है वही स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बनाना यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, प्रमोटर होना चाहिए। उसके बाद जहां से जहां तक ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब एमआरएनए बनेगा, जिस जगह से लेकर के जिस जगह तक एमआरएनए बनना है उस जगह को कहा जाता है स्ट्रक्चरल जीन। मतलब डीएनए का वह पार्ट जो आरएनए बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। और जो बंद करा दे उसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। उसी को क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटर। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये होता कहां है? टेम्पलेट स्ट्रैंड में। कहां होता है? आरएनए बनना कहां से स्टार्ट होगा? प्रमोटर से। और बंद कहां होगा? टर्मिनेटर। आप लोग जानते हो टर्मिनेशन मतलब बंद होना। राजेंद्र नगर टर्मिनल है ना। तो यहां से यहां तक आरएनए बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो डीएनए पर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। अब देखो आश्चर्य वाली बात यह है, क्या है कि आपको अगर प्रमोटर का जगह बताना होगा तो बताओगे टेम्पलेट पे, लेकिन जगह बताया जाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के आधार पर। जैसे आपको कोई पूछेगा प्रमोटर किधर होता है, 3' इंड या 5' इंड, क्या डालोगे? ऑटोमेटिक 3' डालोगे क्योंकि टेम्पलेट पे है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लोकेशन बताने वाला कौन होता है? नॉन टेम्पलेट। आप बोलोगे 5' इंड में होता है प्रमोटर। इसके आधार पर हम लोग इसका लोकेशन बताते हैं। सब कुछ कहां है? टेम्पलेट स्टैंड पे। लेकिन लोकेशन किसके आधार पे बताना है? दूसरी बात, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? जबकि यह कोई भी कोड वगैरह कुछ नहीं करेगा। सारा काम कौन करेगा? टेम्पलेट। आश्चर्य की बात है। और इसको उल्टा क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग। दूसरी बात, काम ये करेगा, अब बोलेंगे सेंस इसको, इसको बोलेंगे एंटी सेंस। अजीब बात है ना। सारा का सारा टेम्पलेट पे काम भी यही करेगा, एमआरएनए भी यही बनेगा, लेकिन लोकेशन किसके आधार पे होगा? आपके एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड और इसको लिखा हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड। जैसे आप लोग देख सकते हो सब एक ही है, ये तीनों एक है, ये तीनों इसका है। इसको नॉन टेम्पलेट कोडिंग या सेंस बोल सकते हैं, इसको एंटी सेंस, नॉन कोडिंग, टेम्पलेट। समझ गए? तो सारा का सारा कहां है? टेम्पलेट पे। लेकिन लोकेशन किसके आधार पे? नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड के आधार पे हो। कोई दिक्कत? तो पढ़े एक एक करके, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या है? यह कहां प्रेजेंट है? इट प्रेजेंट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। किधर की तरफ है? अच्छा, जबकि ये ऊपर के साइड में, इसीलिए को कहा जाता है अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम मतलब ऊपर के साइड में, है ना। और इधर वाले को क्या बोलोगे? डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम।
तो लोकेशन लिख दे प्रोमोटर का, क्या लिखें? प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट कौन सा एंड? 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। 5' एंड को एनसीईआरटी क्या लिखती है? अप स्ट्रीम। क्या लिखती है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अप स्ट्रीम भी लिख देगा। एक बात क्लियर हो गया? प्रमोटर एक ऐसा साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। क्या होगा? स्टार्ट होगा। प्रमोटर इज साइट फ्रॉम वेयर ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है। अब देखो प्रमोटर जो होता है ना, यहां पर कुछ विशेष प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि यूकैरियोट में अलग होता है, प्रोकैरियोट में अलग होता है। यूकैरियोट में उसको बोला जाता है टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स, और प्रोकैरियोट में कहा जाता है उसको प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रिब्नो बॉक्स। तो यूकैरियोट में क्या होगा? यूकैरियोट में प्रमोटर हैज, है ना, 6N2 बेस सीक्वेंस, 6N2 बेस सीक्वेंस जिसको बोलते हैं टटाट। क्या बोलते हैं इसको? टटाट सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस, डेट इज, इसका नाम है प्रिब्नो बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, इसका नाम क्या रखा गया है? प्रिब्नो बॉक्स। क्या रखा गया है? यही क्या करता है, मतलब पहचान कराता है कि प्रमोटर यही है। क्या है? प्रमोटर का जो साइट है वह यही है, यहीं से आपको स्टार्ट कराना है। ठीक है। अच्छा उल्टा लिख दिए क्या? यूकैरियोट का था ना ऊपर में, हम बोल रहे हैं प्रोकैरियोट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पूरा ऊपर वाला ही मिटा देते हैं ना, इसी को चेंज कर देते हैं। यहां हो जाएगा प्रोकैरियोट, यहां लिख देते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट। ठीक है। यूकैरियोट में 7, यहां पर क्या होता है? प्रमोटर हैज 7N2 बेस सीक्वेंस जिसका नाम है टाटा। कितना हो गया? 6 1 7 टाटा हो गया। सीक्वेंस डेट इज, इसका नाम क्या है? टाटा बॉक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। प्रोकैरियोट में प्रिब्नो बॉक्स होता है प्रमोटर में, और यूकैरियोट में टाटा बॉक्स। ये बेस सीक्वेंस आपसे नहीं पूछेगा क्या होता है। ठीक है। खाली प्रिब्नो बॉक्स और टाटा बॉक्स। प्रमोटर समझ गए? प्रमोटर समझ गए? प्रमोटर का काम क्या है? ऐसा जगह डीएनए पर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक है। यह कहां प्रेजेंट होता है? 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कहां प्रेजेंट होता है? 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इसका लोकेशन नहीं देते, लोकेशन इसका देते हैं। क्लियर? प्रमोटर में और कुछ नहीं है, समझ गए? अब जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो फिर आएगा ये। क्लियर? प्रमोटर के बाद क्या आएगा? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, जीन का परिभाषा यहां आपको समझना है।
आप लोग सभी लोग जानते हो कि हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़े थे ना, जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो वहां मेंडल के बारे में बार बार पढ़ रहे थे, एलील, जीन। लेकिन जीन का एक्चुअल मतलब नहीं समझ पा रहे, खाली जीन समझ रहे थे, क्रोमोजोम में होता। आज समझेंगे। सबसे पहले बात, जीन को क्या बोला गया? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोला गया? तो उसको एक लिखते हैं, फिर परिभाषा देखते हैं। जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हम लोग सभी जानते हैं, जो मेंडल साहब ने कहा था, जीन या फैक्टर बोला था। समझो अब जरा अच्छा से, जीन का डिफिनेशन क्या है? क्यों नहीं आज तक हम आप लोग को जीन का डेफिनेशन समझाए? जीन का डेफिनेशन क्यों नहीं समझाए? इधर देखो ध्यान से। जीन का एक्यूरेट डेफिनेशन ही नहीं डाल सकते, है ना? देखो हम आपको समझा रहे हैं, उसको याद रखना। डीएनए का वह पार्ट जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करे, कार्य करे, उसी को जीन कहा जाता है। डीएनए का वह पार्ट जो स्पेसिफिक फंक्शन करे। जैसे देखो, यहां से यहां डीएनए है, इसमें पता चल रहा है कि इतना दूर ही का वर्क फंक्शन कर रहा है, तो यही क्या कहलाएगा? जीन। क्या कहलाएगा? समझ नहीं? तुम लोग थोड़ा बढ़िया से उत्तेजित हो जाओ। जीन, इसको भी क्या बोलोगे? लेकिन बीच वाला पार्ट वह फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ये जीन नहीं कहलाएगा। याद रखिए, पूरे का पूरे अब आपसे पूछेगा कि बताओ जीन का परिभाषा क्या है, क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि क्या करे? व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड जीन। अब मान लो इतना दूर का जो डीएनए का पार्ट है वह आरएनए बना रहा है। यहीं पर देखिए आप, यहां पर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, यहां से यहां का पार्ट क्या बना रहा है? आरएनए क्या बना रहा है? तो इसको बोल दिया जीन। और इधर भी तो होगा, और वो सब काम नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको जीन नहीं बोलते। समझ में आया? क्या पता है, बोलिए। मना जीन क्या है, आपसे कोई पूछेगा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्रोमोसोम का या डीएनए का? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करे, उसी को क्या बोलेंगे? जीन। तो इसका कोई परिभाषा ही नहीं है, समझिए। अब स्पेसिफिक फंक्शन आप खोजिए क्या कर रहा है। अगर डीएनए का कोई पार्ट म्यूटेशन में भाग ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जीन। क्या कहलाएगा? डीएनए का छोटा सा पार्ट आरएनए बनाएगा, वो भी क्या कराएगा? डीएनए का छोटा सा पार्ट जो रिकॉम्बिनेशन करे, वह भी जीन। डीएनए का छोटा सा पार्ट जो प्रोटीन बनाए, वह भी जीन। तो आपका एनसीईआरटी स्पष्ट बोलती है। परिभाषा लिख दे, परिभाषा थोड़ा स्टैंडर्ड लिखते हैं। द स्पेसिफिक N2 base sequence in DNA which perform specific function है ना, called specific function। क्या हो रहा है भाई? कौन है? पर which परफॉर्म, कोई स्टूडेंट ही है,
सीक्वेंस इन डीएनए व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड जीन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग। देखो एग्जाम्पल, जैसे रिकॉन, सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए जो कि क्या बनाया है? प्रोटीन। क्या बनाया है? पॉलीपेप्टाइड। वही क्या कहलाता है? सिस्ट्रोन। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए which involve smallest part of DNA which involve in प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, उसी को क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन। मतलब ये जीन कहलाए कि नहीं? ये जीन हुआ कि नहीं? क्योंकि ये काम कर रहा है। उसके बाद म्यूटोन। म्यूटोन क्या लिखेंगे? है ना, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन म्यूटेशन। किसमें इन्वॉल्व हो? आर कॉल्ड म्यूटेंट। समझ में आया? उसके बाद और एक दो एग्जांपल देख लो। रिकॉन। रिकॉन का परिभाषा क्या लिखोगे? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं। किसका है ये? अन्नू सिंह कौन है? क्या मतलब है? कोई स्टूडेंट ही है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच इन्वॉल्व इन रिकॉम्बिनेशन कब होता है? मियोसिस के दौरान होता है ना जी, क्रॉसिंग ओवर, यही तो है रिकॉम्बिनेशन। आर कॉल्ड रिकॉन। समझ में आया सबको? सिस्ट्रोन, म्यूटोन, रिकॉन, ये सब क्या है? जीन है जो कि कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल जीन दो प्रकार का होता है सिस्ट्रोन के आधार पर, क्योंकि देखो हम लोग को बनाना क्या है? प्रोटीन। क्या बनाना है? आरएनए बना करके क्या बनाना है? प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल जीन सिस्ट्रोन के आधार पर दो प्रकार का होता है। अगर ये सिस्ट्रोन एक प्रोटीन बनाता है तो मोनोसिस्ट्रोनिक, और एक से ज्यादा बनाता है तो पॉलीसिस्ट्रोनिक। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का जो टाइप होता है वह दो प्रकार का होता है। कितना होता है? दो होता है। एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक। इसका मतलब क्या है? जब स्ट्रक्चरल जीन में एक ही सिस्ट्रोन हो, एक ही जीन हो, है ना, और वह एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाए। मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब structural gene has one cistron produce one polypeptide. Polypeptide means प्रोटीन। प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं? पॉली। मतलब अगर स्ट्रक्चरल जीन में एक सिस्ट्रोन हो और वह एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, उसको क्या बोलते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या बोलते हैं? बाद में पढ़ना उसको, बाद में पढ़ना उसको, बाद में पढ़ना, घर में पढ़ो सब, पहले इसको समझना जरूरी है। दूसरा क्या होगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन हैज, है ना, मेनी हो जाएगा। मेनी सिस्ट्रॉन प्रोड्यूस मेनी पॉलीपेप्टाइड आर कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रोनिक, है ना। अब यहां पर देखा जाए तो आप लोग, जैसे आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसी चीज को पढ़ रहे हो आप लोग, है ना।
तो मोनोसिस्टोनिक किस में पाया जाता है? यूकैरियोट में होगा या प्रोकैरियोट में? ये होता है यूकैरियोट में। कहां होता है? यूकैरियोट। मतलब हमारे अंदर स्ट्रक्चरल जीन में कितना सिस्ट्रोन होगा? एक होता है, मतलब एक ही प्रोटीन बनेगा। लेकिन आरएनए में जो होता, सॉरी, प्रोकैरियोट में क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब इसको हम लोग कैसे समझे? बस क्या हो गया ये? तो यहां पर क्वाइट करे यहां पर उधर उधर है जो, ये तो वही हो गया है भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यही था ना, कोई बात नहीं, हटने दो। जब आदमी का माइंड उतना ज्यादा है, उसका खराब हो जाता है, ये तो मशीन ही है ना। हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी पे चलते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पर आप लोग को कुछ दिखाना चाह रहा है। ये पढ़ लेना, ये प्रमोटर टर्मिनेटर सारा आपका दिया हुआ है ना। ये आपको मोनोसिस्टोनिक, यूकैरियोट, पॉलीसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट। अब इसको कैसे समझोगे? इधर देखो, ये क्या लिख दिया है इन्होंने। कहां गए भाई? हाँ यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर एक दो डीएनए है। ये क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यहां पर ZYA कितना जीन दिखा रहा है? 3 जीन। 3 जीन जब स्ट्रक्चरल जीन में दिखाया जा रहा है सिस्ट्रोन, वह क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो ये भी प्रोटीन बनाएगा, ये भी आरएनए बनाएगा, ये भी आरएनए बनाएगा, और ये भी, मतलब 3 तरह का आरएनए बनेगा। कितना तरह का? तो वह हो गया पॉलीसिस्ट्रोनिक, ये प्रोकैरियोट हो गया। अगर एक ही सिस्ट्रोन होता, मतलब एक ही जीन होता, वो मोनोसिस्ट्रोनिक। यहां पर आप लोग देखो, यहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, हुआ। तो ट्रांसक्रिप्शन में ये भी आरएनए बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, और कितना प्रोटीन बना? 1 2 3। कितना? तो ये किसको दिखा रहा है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। जब स्ट्रक्चरल जीन में, ऐसे समझो, स्ट्रक्चरल जीन में एक जीन हो तो मोनोसिस्टोनिक, अगर एक से ज्यादा हो तो पॉलीसिस्टोनिक। तो वो एक से ज्यादा एमआरएनए भी बनाएगा और एक से ज्यादा प्रोटीन भी बनाएगा। समझ में आया? खैर ये सब अभी और समझना है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी खाली बस थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ। तो यूकैरियोट में आपको एक ही स्ट्रक्चरल जीन में एक ही जीन होगा, और इसमें एक से ज्यादा होगा। अभी 3 दिखा दिए। तो प्रोटीन भी क्या होगा? मेनी का मतलब है 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया। अब देखो दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है हमारे जीन में। प्रोकैरियोट का जीन जो होता है कंटिन्यूअस जीन होता है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वह होता है स्प्लिट जीन, है ना। स्प्लिट जीन समझो जरा। स्प्लिट मतलब टूटा टूटा, समझना। यहां पर, यहां से लेकर के यहां स्ट्रक्चरल जीन, ये कॉन्टिन्यूअस जीन है। कैसा दिख रहा है?
मतलब ये पूरा का पूरा एक साथ बना देगा आपका आरएनए। लेकिन स्प्लिट जीन में क्या होता है, उसमें कुछ पार्ट नहीं बना पाता है, कुछ पार्ट बना देता है, कुछ पार्ट बनाता है, कुछ पार्ट नहीं बनाता है, तो उसको कहा जाता है, तो प्रमोटर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं यहां पर स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन मतलब क्या होता है, जब किसी स्ट्रक्चरल जीन में इंट्रोन भी और एक्सोन भी हो, एक बिना काम का पार्ट हो और एक काम का पार्ट हो, उस तरह को कहा जाता है स्प्लिट जीन। यहां पर देखो, ये एक्सोन, ये इंट्रोन, एक्सोन, ये इंट्रोन, ये एक्सोन और ये इंट्रोन। मतलब क्या है, वैसा स्ट्रक्चरल जीन जिसमें एक्सोन भी और इंट्रोन भी हो। एक्सोन जो होता है, एक्सोन जो होता है यह आरएनए बनाता है और ये प्रोटीन बनाता है, लेकिन इंट्रॉन कुछ भी नहीं बनाता है। मतलब इंट्रॉन जो हो गया बेमतलब का पार्ट हो गया, और एक्सोन जो हो गया हमारे काम का पार्ट हो। तो हमारे में ही होता है यूकैरियोट और आर्ची बैक्टीरिया में। जब स्ट्रक्चरल जीन में कोडिंग पार्ट हो और नॉन कोडिंग पार्ट हो अल्टरनेट में, तो उस तरह का जीन जो होता है, टूटा हुआ जीन है कि नहीं, बात को समझ रहे हो, इसको कहा जाता है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन मतलब स्ट्रक्चरल जीन इन विच बोथ एक्सोन, एक्सोन बोले तो कोडिंग पार्ट, एंड इंट्रोन नॉन कोडिंग पार्ट, इट इज स्प्लिट जीन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूकैरियोट एंड आर्ची बैक्टीरिया। तो हमारा जीन कैसा होता है, स्प्लिट। हमारा स्ट्रक्चरल जीन कैसा होता है, स्प्लिट। कुछ में बनेगा, कुछ में नहीं बनेगा, कुछ में बनेगा, कुछ में नहीं बनेगा। उसको काट करके फिर बाद में क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इंट्रोन वाला को हटा दिया जाता है, एक्सोन वाले को जोड़ दिया जाता है। यहां समझ में आया कि नहीं, उसको हटाया जाता है। अभी पढ़ाएंगे हम लोग प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, हाँ उसको हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल एक टॉपिक है उसका। पूरा यूकैरियोट में, हमारे में भी स्प्लिट जीन है। तो वो जब बनाएगा, कुछ में आरएनए बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। हर आदमी में, हर जितना यूकैरियोट है सब में होगा, कंफर्म है स्प्लिट जीन होगा। तो स्ट्रक्चरल जीन कैसा होगा, स्प्लिट कैसा होगा। स्प्लिट मतलब होता है ना टूटा टूटा सा, कुछ अच्छा कुछ खराब बेकार, वही चीज है। इतना समझ गए। और स्प्लिट जीन होता है, लेकिन भाई प्रोकैरियोट का शाबाशी देंगे हम, उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस जीन। कॉन्टिन्यूअस जीन मतलब क्या होगा, लगातार। लगातार मतलब उसमें खाली एक्सोन ही। देखो यहां पर हमने क्या किया है, पीले कलर से एक्सोन और रेड कलर से इंट्रोन। तो यहां पर देखो पीले कलर से डीएनए को दिखाया है ना, इसमें खाली क्या है, एक्सोन, खाली एक्सोन ही है, पूरा एक्सोन है।
तो इस तरह का जीन क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस जीन। व्हेन ओनली एक्सोन, मतलब ये कैसा पार्ट होता है? कोडिंग पार्ट, जो कि काम करेगा। ओनली एक्सोन प्रेजेंट, इट इज कॉन्टिन्यूअस जीन। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग सभी लोग जानते हो क्या होगा? प्रोकैरियोट। क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब यूकैरियोट में लफड़ा है, प्रोकैरियोट में कोई लफड़ा नहीं है। काटना छाटना कोई काम नहीं है इसमें। प्रोकैरियोट में खाली एक्सोन ही है, आराम से आरएनए बन जाएगा। लेकिन वहां पे आपको प्रॉब्लम है ना? समझ में आया सबको? स्ट्रक्चरल जीन सबको आ गया समझ में? स्ट्रक्चरल जीन, जीन का परिभाषा समझ गए? स्ट्रक्चरल जीन है ना? स्ट्रक्चरल जीन जो आरएनए बनाता है वह स्प्लिट भी हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। स्प्लिट मतलब एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, और कॉन्टिन्यूअस जो होगा वो खाली एक्सॉन। खाली इसमें एकदम बोलते हैं ना प्योर आरएनए बनेगा, वहां पे नहीं बनेगा, कहीं पे बनेगा कहीं पे गड़बड़ रहेगा, उसको काट के हटाना पड़ता है। क्लियर? अब लास्ट में चलते हैं हम लोग टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है, टर्मिनेशन जो है, यहां पे क्या होगा? आरएनए बनना बंद हो जाएगा। वेयर आर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप, क्या हो जाएगा? टेम्पलेट स्टैंड में वैसा पार्ट जहां पर क्या हो? स्टॉप हो जाता है। तो यह कहां प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट कौन सा एंड? 3' एंड। 3' एंड जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम ऑफ कॉर्डिंग स्ट्रैंड, ऑफ कॉर्डिंग स्ट्रैंड। क्लियर? और यहां पे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। हेयर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप। क्लियर हुआ? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आया? तो इसको आप लोग पढ़ के आओगे। आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे, समझ रहे हो? आज